अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आजकल आप फीडबैक में लिख रहे हैं कि कहानी का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। कोशिश यही होती है कि लफ्ज़ों के साथ कहानी को इस तरह खूबसूरत बनाने की कोशिश करता हूँ। किस हद तक कामयाब होता हूँ ये आप लोगों का फीडबैक बताता है। कहानी सुना करें आंखें बंद करके, कानों में हेडफोन लगा के, कुछ देर के लिए अपने आप को रिलैक्स किया करें। जो इस दुनिया में आया है, बहुत कम लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खुश हैं। परेशानियां हर किसी के साथ होती हैं। खूबसूरती इसी में है कि परेशानियों को दिमाग पे सवार मत करें, आगे बढ़ें। इसी का नाम ज़िंदगी है। इस परेशानी भरी ज़िंदगी में कुछ टाइम अगर आप निकाल के, आंखें बंद करके, हेडफोन लगा के ये स्टोरी सुनेंगे तो उम्मीद है जितनी देर की ये कहानी है इतनी देर आप इस दुनिया से गाफिल हो के, दुनिया की टेंशनों से पीछा छुड़ा के बेहतर महसूस करेंगे। एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां पे आप जब कहानी ख़त्म होगी तो ऐसे लगेगा कि उस दुनिया से वापस आए हैं जिसका इस दुनिया से नाता नहीं था, एक और ही दुनिया थी और इतनी देर आप उसी दुनिया में रहे हैं और फिर अब वापस अपनी दुनिया में आ गए हैं। इसलिए कहानी ज़रूर सुना करें और अपने जो प्यारे हैं उनको भी कहें वो कहानी सुने ताकि ये वाला टाइम उनका अच्छा से अच्छा गुजरे। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मुझे इंडिया से, बम्बई से मेहरुन्निसा ने भेजी है। आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसी कहानियों का इंतखाब करूँ, सुनाते हुए भी मज़ा आए और आप लोगों को सुनते हुए भी मज़ा आए। ये कहानी है ऐसे चार दोस्तों की जो ना सिर्फ इकट्ठे पढ़ते थे बल्कि इनके घर भी करीब करीब ही थे, तो इसलिए इनके बीच में एक बहुत अच्छी दोस्ती थी। ये अक्सर मिलते थे लेकिन वीकेंड पे तो लाजमी इकट्ठे होते थे और लेट नाइट तक घूमते फिरते, गपशप करते बैठते। कभी किसी दोस्त की तरफ बैठ जाते तो कभी किसी दोस्त की तरफ और कभी बाहर आउटिंग के लिए चले जाते। शेराज, रमीज़, मारिया और रूबी, ये हैं वो चार नाम जो एक दूसरे के साथ दोस्ती में जुड़े हुए थे। कभी कभी ऐसा भी होता शिराज उन सबको लेके अपने फार्म हाउस पे चला जाता। जिस जगह पे उनकी रिहाइश थी वो फार्म हाउस वहाँ से तो काफ़ी दूर था, तकरीबन कोई 2.5 घंटे का सफ़र करके वहाँ पे पहुँचना पड़ता था। लेकिन रास्ते में एक जंगल सा भी आता था, तो इसलिए वो सुबह ही सुबह जाते, वहाँ पे दिन गुजारते और रात होने से पहले वो वापस आ जाते। ये चारों दोस्त इसी तरह पढ़ाई के साथ साथ अपना वक्त भी इस तरह गुजारते। वक्त एक ऐसी चीज़ है, सबसे ज़्यादा दुनिया की कीमती चीज़ ही वक्त है। जब इंसान किसी को अपना कीमती वक्त देता है तो समझिए वो अपना सबसे कीमती असासा दे रहा होता है। ये एक ऐसी शाम थी जिसमें बादल आए हुए थे। सर्दियां तो अभी नहीं आई थीं लेकिन ऐसा मौसम हो चुका था कि ना ही गर्मियां थीं और ना ही सर्दियां अभी मुकम्मल आई थीं। गर्मी का जोर टूटा और गर्मी फिर चली ही गई और ऐसा मौसम आ गया जो आमद थी सर्दियों की, लेकिन अभी जैकेट या कुछ इस तरह का पहनने की ज़रूरत नहीं थी। उस शाम न सिर्फ बादल आए हुए थे बल्कि ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। सारे दोस्त अपने घरों में थे और आज वीकेंड था। आज फिर उन्होंने रात को इकट्ठे होना था। तकरीबन सुबह से ही ऐसा रोमांटिक मौसम बना हुआ था, जब बादल आए हुए हों, धूप बिल्कुल ना हो, अंधेरा सा हो, दिन की रोशनी में भी बादलों ने अंधेरा कर दिया हो और ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, तो इंसान खुद ब खुद बाहर निकल जाता है घूमने के लिए, टहलने के लिए। और उसमें अगर दोस्तों का साथ है तो क्या ही बात।
आज चारों दोस्त जब बाहर इकट्ठे हुए तो आते ही पहली आवाज़ मारिया की थी, कितना ज़बरदस्त आज मौसम है, आज तो कमाल ही मौसम है, दिल चाहता है रात सारी बाहर ही घूमते रहें, मौसम को एंजॉय करें। ऐसा मौसम कभी कभी देखने को मिलता है। साथ ही रूबी बोली, हाँ मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब बिजली चमकती है और पूरे आसमान पे रोशनी फैल जाती है और उस वक्त एक आवाज़ भी आती है जो बिजली चमकने के साथ पैदा होती है, तो उस वक्त ज़रा डर सा लगता है। शिराज और रमीज़ जो उनकी बातों को एंजॉय कर रहे थे, एकदम से शिराज के मुंह से निकला, क्यों ना आज इस मौसम को एंजॉय करते हुए लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। रमीज़ फ़ौरन बोला, हाँ ज़बरदस्त आइडिया, आज इस मौसम को फुल एंजॉय करते हैं। इतना ज़बरदस्त, इतना रोमांटिक मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और कभी कभी लाइट भी इतनी ज़बरदस्त फैल जाती है बिजली की कि मज़ा ही आ जाता है। और ये कहानी है उस वक्त की जिस वक्त अभी मोबाइल टेक्नोलॉजी या भी चीज़ें ईजाद नहीं हुई थी। शिराज ने कहा, अगर बाकी भी दोस्त राज़ी हैं तो क्या ख्याल है, मैं गाड़ी लेके आऊँ, निकले? तो वहीं पे मारिया बोली, जाना कहाँ है? शहराज ने कहा, पहले मैं गाड़ी ले आऊँ, उसके बाद फैसला करते हैं। वो दोस्त वहीं पे उसका इंतज़ार करने लगे और शिराज अपने घर पहुंचा गाड़ी लेके। जब वहाँ उनके पास दोबारा से पहुंचा, हारन दिया और वो तीनों दोस्त भी गाड़ी में सवार हो गए। ड्राइविंग सीट पे शिराज बैठा, उसके साथ रमीज़ और पीछे मारिया और रूबी बैठ गई और गाड़ी निकल पड़ी। लेकिन अभी मौसम जो रोमांटिक था उसके तेवर बता रहे थे शायद कुछ देर तक बारिश भी बरस पड़े, क्योंकि जिस अंदाज से बिजली चमकती थी और आवाज़ पैदा होती थी तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि किसी भी लम्हे बारिश हो सकती है। गाड़ी रवान दवान थी तो वहीं पे रूबी ने पूछा, हम जा कहाँ रहे हैं? शिराज बोला, जज करो, हम कहाँ जा रहे होंगे? रूबी बोली, मुझे नहीं पता। उसने मारिया से पूछा, मारिया तुम बताओ? उसने कहा, मुझे भी नहीं पता। रमीज़ तुम बताओ? उसने कहा, यार अब बता भी दो, क्या पहेलियाँ बुझा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, मेरे पापा के फार्म हाउस पे। साथ ही पीछे से जहाँ दोनों लड़कियाँ बैठी थी आवाज़ आई, क्या इस वक्त, इस पहर? दिमाग ठीक है? तो रमीज़ जो फ्रंट सीट पे आगे बैठा था वो एकदम से पीछे मुड़ा और उससे कहा, क्यों, तुम्हें डर लगता है? अभी तो कह रही थी इतना मौसम रोमांटिक है और अभी से डर भी गई। किस चीज़ से डर लगता है तुम्हें? बारिश से। इसी मौसम को एंजॉय करते हुए लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं और फार्म हाउस पे चलते हैं। तो वो बोली, मुझे बारिश से डर नहीं लगता, लेकिन मौसम बता रहा है ये खौफनाक हो जाएगा। तो होने दो, इससे क्या पड़ता है, कितना खौफनाक हो जाएगा, क्या कर लेगा, एंजॉय करेंगे, चलो। और चारों दोस्त उस गाड़ी में जो सवार थे और गाड़ी रवां दवां थी, जिसका रुख था पहले से ही तयशुदा, जो फैसला कर चुका था, शिराज तय कर चुका था कि ये मेरे फार्म हाउस की तरफ ही जा रही है। सो अब वो तरीके से सबको आगाह कर चुका था कि मेरे पापा के फार्म हाउस की तरफ जा रहे हैं। अभी उस गाड़ी से रवाना हुए उनको थोड़ी ही देर हुई थी कि बादल जो अपना तेवर दिखाने को तैयार थे, बिजली और उसकी आवाज़ बता रही थी किसी भी लम्हे बरसने को तैयार है, उसकी बूंदें अब गाड़ी की विंडस्क्रीन के ऊपर गिरना शुरू हो गईं। जैसे जैसे वो कतरे विंडस्क्रीन पे गिरते गए तो एहसास होता गया कि अब बारिश आई के आई, आगाज़ हुआ चाहता है। और थोड़ी ही देर के बाद वो कतरे जो आहिस्ता आहिस्ता विंडस्क्रीन पे गिर रहे थे, इतने ज़्यादा गिरना शुरू हो गए कि उसको वाइपर चलाने पड़े। वहीं पे रमीज़ बोला, कितना रोमांटिक मौसम हो गया, बाहर इतना ज़बरदस्त हल्की हल्की बारिश हो रही है, यार कोई एफएम लगाओ। वहीं पे शिराज ने गाड़ी के अंदर मौजूद एफएम को ऑन कर दिया। ज़बरदस्त किस्म के किसी आरजे ने गाने लगाए हुए थे। यकीनन जिस जगह पे वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे वहीं का ही एफएम था, वहीं का ही रेडियो था। वो भी उस मौसम को एंजॉय कर रहा था जो आरजे था। साथ साथ वो
गाने भी सुनाई जा रहा था और रोमांटिक बातें भी किए जा रहा था, और उसी वेदर की, उसी मौसम की, उसी बादल की सुहानी सुहानी मीठी मीठी प्यारी प्यारी भी वो बातें भी कर रहा था। गाड़ी चल रही थी, तकरीबन वो काफ़ी जब सफ़र तय कर चुके, उनको ड्राइविंग करते हुए घंटा हो चुका था, जो मुसलसल खामोश थे और गानों को एंजॉय कर रहे थे और बाहर के मौसम को एंजॉय कर रहे थे। वहीं पे जो गाने सुना रहा था उसका मिजाज बदला, मूड बदला, या क्या उसके जहन में आया कि अब वो मीठी रोमांटिक बातें साथ साइड पे रख के एकदम से लहजा उसने सीरियस से किया और आरजे बोला, अगर आप गाड़ी पे जा रहे हों, बाहर बड़ी तेज बारिश हो रही हो, बिजली चमकती हो और आसमान रोशन सा हो जाता हो, जो इर्द गिर्द अंधेरा फैला हो वो भी उस रोशनी से, उस बिजली की रोशनी से उजाले में बदल जाता हो, वो रोमांटिक मौसम आहिस्ता आहिस्ता खौफनाक होता जाए, आपको ऐसे महसूस हो जैसे आपकी गाड़ी वीराने पे जा रही है और इर्द गिर्द रोड के दोनों तरफ कोई आंखें हैं जो मुसलसल लाइन बढ़ा के खड़ी हुई हैं, ना सिर्फ लाइन बना के खड़ी हुई हैं बल्कि आपकी गुजरती हुई गाड़ी को देख रही हैं। गाड़ी के अंदर बैठे हुए जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो बाकायदा उन आंखों को झपकता हुआ देख सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे गाड़ी में बैठे हुए पीछे जितने भी लोग हैं अभी कोई उनके कंधे पे हाथ रख देगा और वो हाथ इतना ठंडा यख हाथ होगा, ऐसा सर्द हाथ होगा कि पीछे बैठे हुए की चीख निकल जाएगी। वो ऐसी खौफनाक बातें कर रहा था कि कम से कम कोई और उन बातों से डर रहा हो या ना डर रहा हो, लेकिन गाड़ी के अंदर पीछे बैठी हुई मारिया और रूबी यकीनन उस आरजे की बातों से खौफजदा होना शुरू हो गई थी, क्योंकि बारिश अब बहुत तेज़ शुरू हो चुकी थी। इतनी तेज़ कि मूसलाधार, जिस तरह बारिश होती है, मूसलाधार बारिश हो रही थी कि गाड़ी की स्पीड उनको स्लो करनी पड़ी थी। वाइपर बहुत तेज़ी के साथ चल रहे थे। तो वहीं पे रूबी बोली, हमें वापस चलना चाहिए, अभी भी देर नहीं हुई। जितनी तेज़ी के साथ बारिश हो रही है लगता नहीं है ये बारिश आज रात को रुकेगी। मेरे ख्याल में दोस्तों ये गलत फैसला है, हमें वापस मुड़ जाना चाहिए। तो रमीज़ फिर आगे से बोला, तुम बारिश से इतना डरती क्यों हो? बारिश ही है, इसमें ऐसी क्या बात है? उसने कहा, बारिश और ऊपर से जिस तरह का तुमने ये एफएम लगाया हुआ है, समझ नहीं आ रही, मतलब तुम क्या चाह रहे हो? रास्ता सारा वीरान है, जंगल सा है और हमें वहाँ पे पहुँचते काफ़ी टाइम लग जाएगा। वैसे ही 2.5 घंटे लगते हैं, लेकिन जितनी तेज़ बारिश हो रही है और जो गाड़ी की स्पीड है, मुझे लगता नहीं कि हम वहाँ पे पहुँच सके। बेहतर यही है, हमें वापस हो जाना चाहिए। शिराज बोला, ओ प्लीज़ यार, मौसम को एंजॉय करो, क्या हो गया है, बच्चों की तरह बातें कर रहे हो। और फिर थोड़ी देर के लिए गाड़ी में खामोशी छा गई, लेकिन आरजे जो रेडियो पे बैठा प्रोग्राम कर रहा था वो मुसलसल उस मौसम के ऊपर बोलता जा रहा था। यहाँ तक एक लम्हा ऐसा आया, पीछे मारिया और जो रूबी उसकी बातों को सुन रही थी, जहाँ पहले अच्छे से गाने लगे थे, अब वहाँ पे आरजे की ऐसी खौफनाक बातें कि ना सिर्फ वो दोनों डर सी गईं, और उसी लम्हे रूबी बोली, प्लीज़ रोको, रोक दो इसे। ये कहना ही था कि उसी लम्हे शिराज ने गाड़ी की ब्रेक लगा दी। तो एकदम से रूबी बोली, गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने तुम्हें एफएम बंद करने को कहा है। शिराज बोला, मैंने बंद नहीं की यार, गाड़ी खुद ब खुद रुक गई है। क्या मतलब? उसने कहा, गाड़ी बंद हो गई है, मैंने कोई ब्रेक नहीं लगाया, चलते हुए गाड़ी बंद हुई है, मजबूरन मुझे रोकनी पड़ी है गाड़ी को। और उसी वक्त आरजे की आवाज़ फिर रेडियो पे उभरी, जो कुछ देर के लिए फिर कोई एक सॉन्ग लगा चुका था, सॉन्ग को नीचे करके, उसका वॉल्यूम नीचे करके गाने का। वो फिर से बोला, उसी लम्हे आपकी गाड़ी रुक जाए और कोई शीशे के बाहर इस मूसलाधार बारिश के अंदर अगर आपकी गाड़ी के शीशे को नॉक करे तो क्या होगा? गाड़ी रुक चुकी थी और शिराज कह रहा था गाड़ी खुद ब खुद बंद हो गई है, और ऊपर से आरजे इस तरह की बातें कर रहा था कि अब मारे भी बोल पड़ी, प्लीज शिराज इसको तो बंद कर दो।
ओके यार ओके, ये लो मैं बंद कर रहा हूँ। उसने एफएम को बंद कर रहा। उसने एफएम को तो बंद कर दिया, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं पा रहा था शिराज की गाड़ी को क्या हुआ है। वो सोच रहा था कि वो बाहर निकले और देखे बोनेट खोल के कि क्या हुआ है गाड़ी को। तो उसी लम्हे बाहर किसी ने गाड़ी को शीशे पे ठक 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 नॉक किया। वो चारों चौंक गए। लड़कियां डर सी गई, सहम सी गई, लेकिन आगे बैठे हुए रमीज और शिराज चौंक से गए कि इस मूसलाधार बारिश में कौन है जो इस तरह दरवाज़ा शीशा नॉक कर रहा है। उसने गाड़ी का शीशा नॉक किया पूछने के लिए कौन है बाहर। तो उसने देखा बाहर कोई भी नहीं है। बारिश इतनी तेज थी कि पानी अंदर आना शुरू हो गया। फिर से उसने शीशा वापस बंद कर दिया। गाड़ी उसने फिर स्टार्ट करने की कोशिश की। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो उसने कहा मुझे बाहर निकल के देखना पड़ेगा कि क्या मसला है। उसी लम्हे फिर से गाड़ी के शीशे को नॉक किया गया। इस बार पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से नॉक किया गया। जैसे इंसान झंझना सा जाता है कि क्या मसला है यार, क्या प्रॉब्लम है। उसने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला देखने के लिए कौन है जी इस मूसलाधार बारिश में गाड़ी का दरवाज़ा नॉक कर रहा है। बाहर निकल के उसने देखा तो उसको कोई भी नज़र ना आया। बारिश बहुत तेज़ थी, उसके कपड़े भीगने शुरू हो गए थे। जैसे ही वो बाहर निकला था उसके सारे कपड़े बारिश में भीगते जा रहे थे। उसने जाके आगे बोनेट खोला और देखने लगा कि गाड़ी के साथ क्या मसला हुआ है। जब वो देख चुका और उसको कुछ भी समझ ना आया तो वो जैसे ही मुड़ने लगा तो उसको एक ऐसी आवाज़ कान में सुनाई दी कि वो एकदम ना सिर्फ चौंक गया बल्कि मुड़ के उसने देखा तो जिस आवाज़ ने उसको चौंकाया था वो एक बूढ़ा शख्स था। सफ़ेद दाढ़ी, बिल्कुल उम्र में इतना बुजुर्ग लगता था जैसे कोई 80 और 90 के दरमियान में हो। कमर उसकी टेढ़ी थी और एक लकड़ी के सहारे खड़ा था। हाथ में उसने लालटेन पकड़ी हुई थी। उस आवाज़ से ना सिर्फ शिराज चौंक गया था बल्कि एकदम से मुड़ के जब उसने उसको देखा कहा क्या चाहते हो, कौन हो तुम। उसने कहा जिस जगह पे तुम्हारी गाड़ी ख़राब हुई है ये एक जंगल सा है, यहाँ पे जानवर भी हैं और सुनने में यही आया है यहाँ पे रूहें भटकती हैं। तो मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा, साथ ही मेरा रेस्ट हाउस है जहाँ पे मैं चौकीदार हूँ। सरकार का बना हुआ पुराना गेस्ट हाउस है। तुम लोग चाहो तो बारिश रुकने तक वहाँ पे इंतज़ार कर सकते हो। उसके बाद जब दिल करे तुम चले जाना। इस मूसलाधार बारिश में इस जगह पे रुके रहना बेहतर नहीं है। वो जल्दी से अंदर आया शिराज। अब वो काफ़ी भीग चुका था, उसके सारे कपड़े भीग चुके थे और उसने वही बात अंदर बैठे हुए तीनों को बताई कि गाड़ी के इंजन के अंदर शायद पानी चला गया है। मुझे नहीं लगता इर्द गिर्द कोई मैकेनिक होगा रात के इस पहर और वो भी इस मूसलाधार बारिश में। बाहर एक चौकीदार खड़ा है जो कह रहा है, करीब ही उसका रेस्ट हाउस है और वो कह रहा है बारिश रुकने तक तुम लोग वहाँ पे रुक सकते हो, उसके बाद बेशक चले जाना। रमीज बोला तुम उससे पूछे तो सही, कोई इर्द गिर्द शायद कोई मैकेनिक हो। उसने कहा अच्छा मैं उससे पूछता हूँ। उसने शीशा फिर नीचे किया और उसको आवाज़ देके पूछा बाबा जी बात सुनो। वो बूढ़ा चलता हुआ उनकी गाड़ी के पास आया। उसने कहा यहाँ कोई इर्द गिर्द मैकेनिक होगा। तो वो जो बारिश में बिल्कुल भीग चुका था वो बुज़ुर्ग बोला नहीं, यहाँ पे करीब करीब क्या दूर दूर तक भी कोई मैकेनिक नहीं है। वही कहूँगा मैं तुम लोगों को, आगे तुम्हारी मर्ज़ी। रेस्ट हाउस करीब है, मैं वहाँ पे चौकीदार हूँ और वहाँ पे कोई भी नहीं है। तुम रात को रुकना चाहो रुक सकते हो, सुबह चले जाना, आगे तुम्हारी मर्ज़ी। इस अंदाज में वो बोला कि जैसे मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, तुम रुकना चाहो तो तुम्हारी मर्ज़ी, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। और वो मुड़ा और चल पड़ा।
उन चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे एक दूसरे से सवाल कर रहे हों, क्या ख्याल है? बाबे की बात तो ठीक है, यहाँ बजाय गाड़ी में बैठना ख़तरनाक है, करीब जंगल है और खूनी जानवर भी हैं, बेहतर है मैकेनिक भी नहीं है, सुबह या बारिश रुकने तक हम वहाँ पे रुक सकते हैं। लेकिन पीछे बैठी दोनों लड़कियाँ काफ़ी घबराई हुई, तो वहीं पे शिराज और रमीज़ बोले, ओ हो यार उठो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों परेशान होती हो? वो चारों गाड़ी से निकले और उस तरफ चल पड़े जिस तरफ वो चौकीदार, वो बुजुर्ग गया था। वो थोड़ी ही अभी दूर पहुंचा था कि वो उसको जाकर मिल चुके, यानी तेज तेज चलते हुए उसके करीब पहुंच गए और वो समझ गया कि वो चारों उसके पीछे आए इसलिए हैं कि वो रात उस रेस्ट हाउस में गुजारना चाहते हैं। उसने बिल्कुल ठीक कहा था, वो बिल्कुल पास ही था। वो जब चारों उस बाबे के साथ चलते हुए उस मेन गेट की तरफ पहुंचे, जो एक लोहे का बना हुआ काफी बड़ा गेट था, लेकिन वो बहुत ही पुराना गेट था। उस बरसती बारिश में जब बिजली चमकती थी तो सब कुछ क्लियर हो जाता था, हर तरफ रोशनी फैल जाती थी, और बिजली जब चमकी तो उन्होंने उस गेट को भी और सामने उस बिल्डिंग को भी देखा, जो बहुत ही पुरानी बिल्डिंग थी, मुंह बोलता सबूत के किसी भूत बंगले से कम न थी। उसका रंग उतर चुका था, उसकी हालत ऐसे नजर आती थी जैसे इस घर में सदियों से कोई ना रहता हो। वो बूढ़ा उस गेट को खोल रहा था, जो जंग आलूद गेट था। जब बूढ़े ने उसको खोला और धक्का दिया तो बकायदा एक शोर सा पैदा हुआ उस गेट के खुलने से, और शोर करता हुआ वो गेट खुल गया। बूढ़े के हाथ में लालटेन था और उसने चारों की तरफ देख के इशारा किया कि आओ अंदर दाखिल हो जाओ। वो चारों चलते हुए बाबा के साथ उस बूढ़े के पीछे पीछे अंदर दाखिल हुए। मेन गेट से दाखिल होते ही एक लंबा सा लान कह लीजिए, एक लंबा सा ग्राउंड सा था, और उसके आगे वो रेस्ट हाउस की पुरानी सी बिल्डिंग थी। वो चारों चलते हुए जब उस मेन गेट से दाखिल हो के उस दरवाजे पे पहुंचे जो बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने के लिए बनाया गया था, तो वो भी बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा और बहुत ही पुराना था। ऐसे दरवाजे अमूमन बादशाह अपने अपने घरों में, या अमीरजादे जो होते थे अपने घरों में इतने ऊंचे और बड़े दरवाजे लगाते थे। उस दरवाजे को देख के हैरान हो गए। उस दरवाजे को भी जब उस बूढ़े ने खोला तो वो भी एक खौफनाक चरचराहट के साथ इस अंदाज में खुला कि उनको लगा कि वो कहाँ आ गए, क्या कोई गलत फैसला तो नहीं कर दिया उन्होंने। वो बड़ा सा जब गेट उस बूढ़े ने खोल लिया तो अपनी लालटेन लिए अंदर दाखिल हुआ, और वो चारों भी उसके पीछे चलते हुए दाखिल हो गए। वाकई अंदर से भी बहुत ही पुराना था। सोफों की हालत बताती थी कब के पड़े हुए हैं, मट्टी मट्टी हो चुके हैं। डाइनिंग टेबल जो पड़ी हुई थी उसके गिर्द कुर्सियां लगी हुई थी, लगता था सदियों से इन पे कोई बैठा ही नहीं है। इसी जगह पे पड़े पड़े धूल मट्टी से अटक गई हैं, लगता है कभी किसी ने इनको साफ करने की जहमत भी नहीं की। इर्द गिर्द जो तस्वीरें लगी हुई थी उन तस्वीरों को भी देख के लगता था इनसे मट्टी नहीं हटाई गई, शक्लें तक नजर आनी बंद हो गई थी, इतना ज्यादा उन पे मट्टी जमी हुई थी। अंदर एक और लालटेन भी जल रही थी और एक उस बूढ़े के हाथ में थी, जिसकी वजह से पूरा वो हाल नुमा बड़ा सा कमरा जगमगा उठा था। इतनी उसके अंदर रोशनी आ गई थी कि वो हर एक चीज का मुआयना कर सकते थे। उस बूढ़े ने लालटेन वहीं पे रखा और चलता हुआ सामने एक लेफ्ट साइड पे कमरा बना था। अंदाज उस कमरे का इस तरह का बताता था जैसे वो किचन सा हो। वो उसके अंदर गया और जब बाहर आया तो उसके हाथ में 4 मोमबत्तियां थीं, कैंडल्स थीं। उसने वो चारों कैंडल्स उनको पकड़ाते हुए कहा, वो सामने सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के रास्ते आप ऊपर चले जाओ, ऊपर कमरे बने हुए हैं, आप वहां आराम से सो सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। बस एक ख्याल करना, अपने अपने कमरों से बाहर मत निकलना। मौसम अच्छा नहीं है, बेहतर है कि अपने दरवाजे बंद करके तुम लोग सो जाओ। मैं भी अब सो जाऊंगा, तुम लोगों से सुबह मुलाकात होगी। और हाँ, वो जो अलमारियां हैं उनके अंदर अगर
खुश्क कपड़े लेना चाहो तो टॉवल और कपड़े उनके अंदर मौजूद हैं। यहाँ कोई और नहीं रहता, मैं अकेला रहता हूँ। बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैं किसी काम से निकला हुआ था कि बारिश हो गई। बस मैं भी पहुँचने ही वाला था इस रेस्ट हाउस में कि मुझे तुम्हारी गाड़ी बंद नज़र आई और तुम लोग नज़र आए, तो इसलिए मैंने तुमसे कह दिया आ जाओ, अब तुम लोग आराम करो। उसने ये कहा और एक साइड पे वो किचन सा बना हुआ था और दूसरे साइड पे फिर एक रास्ता जाता था। वो अपनी लकड़ी को ज़मीन पे टेकता हुआ, उस लकड़ी के सहारे चलता हुआ, उसने उस दरवाजे को खोला जो बिल्कुल इस हॉल के बिल्कुल एंड पे एक राइट साइड पे दरवाज़ा था। उसको खोला और उसके अंदर दाखिल हो गया, दरवाजे को बंद कर दिया। ये दरवाज़ा भी एक चरचराहट की आवाज़ के साथ खुला और उसी ही आवाज़ के साथ बंद हुआ, जिससे अंदाज़ा होता था कि यहाँ के दरवाजे भी काफ़ी अरसे से बंद होने की वजह से अब अजीब से, जिस तरह एक खौफनाक सी आवाज़ पैदा करते हैं दरवाजे, तो ये दरवाजे आवाज़ पैदा कर रहे थे। अब वो चारों वहीं पे हॉल में मौजूद थे। एक लालटेन वहाँ पे जल रहा था, तो उन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा क्या प्रोग्राम है, चलें ऊपर। मारिया और रूबी डरी हुई थी। वो अंदर उनके साथ आ तो गई थी, लेकिन इस हॉल को देख के, तस्वीरों को देख के, इन सोफ़ों को देख के, डाइनिंग टेबल को देख के, सब चीज़ों को देख के उनको बहुत डर लग रहा था। वो दिल ही दिल में सोच रही थी बहुत गलत किया जो आज हम लॉन्ग ड्राइव के चक्कर में निकल आए। बेहतर यही था उसी वक्त ही मना कर देते, हम यहाँ पे ना आते, क्यों इतनी दूर आने की गलती कर ली। और उसके बाद ना सिर्फ गाड़ी ख़राब होगी बल्कि एक ऐसी इमारत में हम दाखिल हो गए हैं जिसका मेन गेट ही बताता है कि कोई भूत बंगले से कम नहीं है। और ऊपर से अंदर दाखिल होके तो यकीन हो चला है ये भूत बंगला नहीं तो और क्या है। कैसी ये जगह है, हर चीज अजीबो गरीब है। उठो गाइस, ऊपर चलते हैं। वो चारों वहां से उठे और उस सीढ़ी की तरफ बढ़े जो ऊपर की तरफ जा रही थी। लकड़ी की वो सीढ़ी बनी हुई थी, जैसे ही पहला कदम उस पर रखा गया तो उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा थी, उस रात की तारीकी में सिर्फ शोर था तो बाहर उस बारिश का था जो अभी भी मूसलाधार हो रही थी। बिजली अभी भी बार बार चमकती थी, चमकती बिजली सब कुछ अयां कर देती थी उस रोशनी से जिसको वो नहीं देख पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे। उस बिजली के चमकने से, उसकी पैदा होने वाली रोशनी से सब क्लियर हो जाता था। ठक की आवाज़ जब उस लकड़ी की सीढ़ी पे, जीने पे पड़ी, तो इसी तरह अब वो सब ठक ठक आवाज़ें पैदा करते, पांव रखते ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। जब वो ऊपर पहुंचे तो उनकी आंखों ने देखा ऊपर 4 कमरे लाइन में बने हुए थे। वहीं पे वो जब उनको 4 मोमबत्तियां, कैंडल्स दे के गया था तो साथ में माचिस भी दे के गया था। वहीं पे खड़े हुए, क्योंकि लालटेन की रोशनी नीचे तक थी, ऊपर नहीं थी। वो उस बाबे से, उस बुजुर्ग से पूछना भूल गए थे कि इस बिल्डिंग में क्या बिजली नहीं है या बारिश की वजह से बिजली गई हुई है, लेकिन वो जा चुका था इसलिए वो उससे पूछ ना सके। वहीं पे खड़े होकर उन्होंने अपनी अपनी मोमबत्ती को जलाया और सबने कहा थक गए हैं, रेस्ट करें, सुबह मिलते हैं। एक कमरे में शिराज चला गया, एक कमरे में रमीज, और बाकी 2 कमरों में अलग अलग मारिया और रूबी दाखिल हो गई। मारिया जिस कमरे में दाखिल हुई, उसने उसका दरवाज़ा खोला, उसके हाथ में मोमबत्ती थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसने दरवाज़ा को आहिस्ता से धक्का दिया तो वो शोर करता हुआ दरवाज़ा था। उसकी चरचराहट भी बहुत ही खौफनाक थी। अभी तो 3 दोस्तों का साथ था उसके साथ, अभी वो अकेली एक दरवाजे में दाखिल हो रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाज़ा अजीब सी चरचराहट से खुला और वो हाथ में मोमबत्ती इस अंदाज में पकड़े आगे बढ़ रही थी। हाथ उसने मोमबत्ती के आगे रखा हुआ था कि हवा से मोमबत्ती बंद ना हो जाए। अब उसने देखा सामने एक बेड पड़ा हुआ है।
बहुत ही पुराना बेड। उस बेड को देख के लगता था कि ये बहुत पहले बनाया गया था, जिस वक्त इस तरह के पुराने डिज़ाइन होते थे। अब तो कहीं भी इस तरह का डिज़ाइन देखने को नहीं मिलता था। पता नहीं कितने सालों पहले ये वाला बिस्तर, ये वाला बेड तैयार करवाया गया था। बहुत ही पुराना, उसकी लकड़ी का अंदाज, बनावट, शेप, और जिस तरह अब वो पुराना घिसा पटा हो चुका था। आहिस्ता से वो अंदर दाखिल हुई। उस बेड के साथ एक छोटी सी टेबल पड़ी हुई थी, साथ ही एक अलमारी सी थी। उसने उस मोमबत्ती को जाके टेबल पे रखा और अलमारी को खोला कि उसमें से टॉवल या कोई कपड़े निकल के अगर उसको मिल जाएं तो अपने गीले कपड़ों को बेहतर कर सके। पुरानी सी बनी हुई जो अलमारी थी, उसने अलमारी को खोला, लेकिन इस एहतियात से दरवाजे को खोलते हुए ही इसको अंदाज़ा हो गया था। दरवाजे की चरचराहट बताती है बहुत पुराना है। ये खिड़की भी ऐसी, अलमारी भी ऐसे शोर ही करेगी। और जब उसने उसको खोला तो ऊपर पता नहीं उसके क्या रखा हुआ था, जो उसके ऊपर आके गिरा। वो छोटी सी चीज़ क्या थी कि उसकी मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और पीछे हट गई। लेकिन उसको अंदाज़ा हो गया कुछ भी ऐसा नहीं था। वो डरी हुई है, उसका खौफ है। ऊपर कोई चीज़ शायद रखी हुई थी जो अलमारी खोलने से उसके ऊपर गिर गई। अंदर एक टॉवल मौजूद था। उसने टॉवल उठाया, अपने बाल और कपड़ों को उस टॉवल से बेहतर करना शुरू की। वहीं पे एक और चादर भी रखी हुई थी, क्योंकि उस बारिश से जो मूसलाधार हो रही थी, एक कपड़े गीले हो चुके थे, तो एक ठंड का सा एहसास था। सर्दियाँ अभी आई नहीं थी, जैकेट्स वगैरह अभी नहीं पहनी हुई थी, लेकिन उस बारिश ने मौसम को बहुत ठंडा कर दिया था। कपड़े भी गीले थे, इसलिए एक चादर की ज़रूरत थी। उसने चादर उठाई और बिस्तर पे जाके लेट गई। ऐसी जगह पे हो ही नहीं सकता कि इंसान को नींद आ जाए। घर से आप निकले हैं लॉन्ग ड्राइव के लिए और रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाती है, और इस तरह बुज़ुर्ग का मिलना, ऐसी भूत बंगले के अंदर लेके आ जाना और एक ऐसे बेड के ऊपर लेटे होना जो बहुत ही पटा पुराना और फटीचर सा बहुत ही पुराना हो, लेकिन आपको उस वक्त मजबूरी के तहत उस पर लेटना पड़े, ऐसे गंदे और बुरे बेड के ऊपर। वो इस बिस्तर पे लेटी सोच रही थी कि बस किसी तरीके ये रात जल्दी से गुजर जाए और बस वो यहाँ से निकलें और अपने घरों को पहुँचें। वो पछता रही थी, बहुत बुरा हुआ जो आज हम बाहर आ गए। इन्हीं सोचों में गुम वो उस बिस्तर पे लेटी, उस मोमबत्ती की रोशनी में इस कमरे की छत को, दीवारों को, खिड़कियों को, उस बिस्तर को देख रही थी कि वहीं पे ही बाहर किसी के चीखने की आवाज़ आई। ये तो रूबी की आवाज़ है, क्या हुआ है? वो एकदम से उठ के बैठ गई उस बिस्तर से। रूबी चीखी थी, आवाज़ दूर से आई थी, लेकिन हाँ, ये रूबी की आवाज़ थी, चीखने की आवाज़ थी। वहीं पे ही किसी ने उसके दरवाजे को नॉक किया। ठक 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 ठक। दरवाज़ा नॉक करने वाला जो भी था वो बहुत जल्दी में था। वो एकदम से छलांग मार के उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी कि दरवाजे को खोले, और उसने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर बिल्कुल अंधेरा था। वो वापस तेज़ी से पलटी और आके उसने अपनी उसी मोमबत्ती को उठाया और दोबारा से दरवाजे के पास गई, और उसने देखा अब रोशनी करके कि कौन है, क्या हुआ है, रूबी किस तकलीफ में है, किस मुसीबत में है कि उसने चीख मारी है। दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था। वो इधर उधर देख रही थी, हर सिम देख रही थी, लेकिन रूबी कहीं पे भी नहीं थी। वो अपने आप को कह रही थी मेरा वहम नहीं हो सकता, मैंने आवाज़ क्लियर सुनी है, चीखने की आवाज़ थी, और उसके बाद दरवाज़ा खटखटाया गया है, तो ये क्या हुआ है? उसका दिल धड़कना शुरू हो गया, वो डरना सी शुरू हो गई। उसी लाइन के अंदर वो खड़ी थी जिस लाइन में वो कमरे बने थे। एक रास्ता नीचे सीढ़ियों का नीचे जाता था, और ऊपर काफ़ी कमरे तो सिर्फ 4 बने हुए थे, लेकिन और भी काफ़ी जगह थी, एक बहुत बड़ा एरिया था। वो फ़ौरन रूबी के रूम की तरफ गई कि मैं रूबी से पूछ सकूं अपने रूम में मौजूद है, क्या मसला हुआ था, किसकी चीख थी, माजरा क्या है। वो जैसे ही रूबी के कमरे के करीब पहुंची तो वहां पे अंदाज़ा हुआ दरवाज़ा, जिस दरवाजे के
करीब वो पहुंची ये सोच के कि जब वो अंदर दाखिल हुए थे, उन सीढ़ियों के रास्ते ऊपर चढ़े थे, तो उन्होंने चारों ने उन लाइन में बने हुए दरवाज़ों को देख लिया था, जो थोड़े थोड़े फासले पे थे, जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े कमरे थे जिनमें वो सब सो रहे थे। कमरे बहुत बड़े बड़े थे, उनके दरवाजे भी फासलों पर थे। वो थोड़ा सा चलती हुई रूबी के जब दरवाजे पे पहुंची तो इस बात पे हैरान रह गई, दीवार तो रूबी के कमरे की पूरी मौजूद है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये कमरा इतना लंबा हो गया है, दीवार इतनी लंबी होगी, क्या हुआ? रूबी कहाँ है? रूबी का दरवाज़ा ही नहीं नज़र आ रहा। उसकी दिल की धड़कन और तेज़ हो गई। अब वो बाकायदा तौर पे कांपना शुरू हो गई और तेजी से आगे बढ़ी कि वाकई जो 2 कमरे हैं, जिसमें एक में रमीज और एक में वो दोनों सो रहे हैं, उनको वो उठा सके। शिराज को भागती हुई जब तेजी से चलती हुई अगले कमरे में पहुंची तो हैरत इस बात पे हुई कि वहां भी कोई दरवाजा नहीं था। और अब और वो तेज हो चुकी थी कि कहीं अगला चौथा दरवाजा भी खत्म ना हो जाए, गुम ना हो जाए। और ऐसा ही हुआ। वो जब तेजी के साथ चलती हुई अगले दरवाजे पे पहुंची तो आगे भी कोई दरवाजा नहीं था। वो तीनों दरवाजे जो उसने सीढ़ी से ऊपर आते ही देख लिए थे, अब उनमें से कोई भी अपनी जगह पे मौजूद नहीं था। ये मैं टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ। वो बिल्कुल हैरान खड़ी थी और भागी फिर अपने कमरे की तरफ बाकायदा तौर पे कि मुझे अपने कमरे में जाके पनाह लेनी चाहिए, मुझे अपने कमरे में पहुंच जाना चाहिए। इस वक्त सूरत हाल बहुत ही अजीब सी थी, उसको समझ कुछ नहीं आ रहा था। वो भागती हुई अपने दरवाजे तक पहुंची, लेकिन वो दरवाज़ा भी गायब हो चुका था। वो दरवाज़ा भी गायब हो चुका था जिस दरवाजे से निकल के वो बाहर आई थी। ना ही रूबी का दरवाज़ा था, ना ही रमीज़ का, ना ही शिराज का। वहाँ पे कोई भी दरवाज़ा नहीं था और उसने सोचा मुझे भाग के नीचे सीढ़ियों से उतर जाना चाहिए, लेकिन ये क्या, सामने देखा कोई भी सीढ़ी नहीं है। वो एक हाल नुमा कमरे के अंदर मौजूद है जिसमें कोई भी दरवाज़ा नहीं है। शिराज जो अपने कमरे में उसी तरह जिस तरह मारिया दाखिल हुई थी, वो भी अपने कमरे में दाखिल हुआ। उसका दरवाज़ा भी उसी तरह शोर से खुला और उसने दरवाज़ा बंद किया। उसने भी चादर निकाली और बिस्तर पे जाके लेट गया। वो बिस्तर पे लेटा हुआ था, लेकिन उसके लिए भी वो वैसा आरामदेह बिस्तर नहीं था जो उसके घर के अंदर था, क्योंकि वो चारों एक खाते पीती फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। इसलिए तो वीकेंड पे बाहर निकल जाते थे, उनके माँ बाप परेशान नहीं होते थे, क्योंकि माँ बाप की नज़रों में वो चारों माशाल्लाह नौजवान थे, पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटी जाते थे। इसलिए उनको इतनी आज़ादी थी कि वीकेंड पे वो लेट नाइट घरों को वापस आते तो उनको कुछ नहीं कहा जाता था। ये उन घरों में रहते थे जिन घरों को एलीट क्लास कहा जाता है, और वहाँ पे ऐसी बातें आम सी बातें समझी जाती हैं। वो बिस्तर बहुत पुराना था, बहुत अजीब सा था। वो उस बिस्तर पे लेट गया और उसके दिमाग में भी वही सारी बातें चल रही थीं जो मारिया के दिमाग में चल रही थी। वो सोने की कोशिश कर रहा था, करवटें बदल रहा था कि किसी तरीके नींद आ जाए, 1-2 घंटे की ही बेशक नींद आ जाए, वो जागे और उसके बाद रेस्ट मुकम्मल हो जाए तो वो लोग वापस जा सकें। जिस कमरे में उसका बेड जिस अंदाज में लगा हुआ था, जब बाहर खिड़कियां जो खुली हुई थीं, जब बिजली चमकती और अंदर तेज रोशनी फैलती, तो कमरे में इस तरह रोशनी फैल जाती जैसे कोई बहुत बड़ा बल्ब जल गया हो, बहुत बड़ा एनर्जी सेवर जल गया हो कमरे के अंदर। वहीं पे करवटें बदलते बदलते जब उसने एक साइड पे करवट ली तो उसको ऐसे महसूस हुआ जैसे वो इस बिस्तर पे अकेला नहीं है। उसके करवट लेते ही कोई और भी उसके पीछे लेटा हुआ है। अभी वो इस बात को सोच ही रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है कि जिस बिस्तर पे मैं लेटा हूं मेरे पीछे भी कोई लेटा है। और वहीं उसी लम्हे
मूसलाधार जो बारिश अभी भी उसी तरह जारी और सारी थी, वहीं पे जो बार बार बादल आवाज़ भी पैदा करता था, गड़गड़ाहट भी आती थी, वहीं पे जब बिजली चमकती तो अंदर रोशनी सी फैल जाती थी। जब वो पीछे कौन लेटा है, मेरे पीछे मेरा वहम है या वाकई कोई लेटा है, जब वो इस बात को सोच रहा था तो उसी लम्हे अंदर फिर से वो बिजली की रोशनी आई और उसने उस रोशनी में क्लियर देखा कि एक ब्लैक शैडो जो उसको सामने शैडो तक उसका नज़र आ गया कि एक पीछे ब्लैक शैडो उसके लेटा हुआ है। उसी की ही साइज़ का कोई और है जो उसके पीछे लेटा हुआ है। उसका मुंह दीवार की तरफ था और उस दीवार पे जब रोशनी पड़ी थी तो उस साये को उसने अपने पीछे लेटे हुए देख लिया था। वो तेजी से पीछे मुड़ा, घबरा कर मुड़ा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। अब वो डर चुका था, ये उसके दिल में बात आ गई थी कि ये जिसको मैंने देखा है, क्लियर देखा है, पहले महसूस किया, उसके बाद मैंने उसको रोशनी में देख लिया कि मेरे पीछे कोई था, मैंने जब करवट ली है तो अब कोई नहीं है, ये क्या माजरा है। उसी वक्त उसके कानों ने किसी के नंगे पांव चलने की आवाज सुनी। आवाज इस तरह की थी जैसे कोई टहल रहा हो, वॉक कर रहा हो। साथ ही एक ऐसी आवाज़ भी आई जैसे किसी ने जूती पहन रखी हो, लेडीज़ की जूती होती है, और ठक 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 की वो आवाज़ भी, एड़ी वाली जूती थी, उसकी वो आवाज़ भी पैदा हो रही थी। तो वो समझ गया शायद नींद ना आने की वजह से लड़कियों में से कोई बाहर वॉक कर रहा है। तो उसने कहा नींद मुझे भी नहीं आ रही, तो बेहतर है, आउटिंग के लिए हम निकले थे, सोना क्या, मुझे भी बाहर निकलना चाहिए। वो उसी लम्हे उठा, नंगे पांव ही दरवाज़ा खोल के बाहर आ गया। उसने भी हाथ में मोमबत्ती उठाई हुई थी, कैंडल्स उठाई हुई थी। बाहर आते ही उसने लेफ्ट राइट दोनों तरफ देखा कि वॉक करने वाले कहां गए, लेकिन उसको कोई भी नजर नहीं आया। तो वो समझा शायद वो दोनों अंदर चले गए हैं। जो एक जूते पहने हुई थी लेडीज और एक नंगे पांव वाला था। नंगे पांव वाला यकीनन रमीज होगा और जूते पहने हुई या रूबी थी या मारिया थी। उसने रूबी के कमरे का दरवाजा नॉक किया। अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। दोबारा से उसने दरवाजा जोर से नॉक किया, अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। तो वो समझ गया शायद रूबी सो रही है या दरवाज़ा उसका लॉक है। तो वहीं पे उसी लम्हे उसको अपने पीछे से तेज़ी से कोई गुजरता हुआ महसूस हुआ। उसने मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। ये कौन था? ये कौन था जो इतनी तेज़ी से गुजरता हुआ पीछे गया है? वो अपने चारों तरफ बार बार मुड़ के देखने लगा। ये कौन था जो अभी तेज़ी से गया है? साथ ही दरवाजे की हल्की सी मजीद खुलने की आवाज़ आई, जैसे दरवाज़ा पहले से खुला होता है और थोड़ा सा और खुलता है। तो ये दरवाज़ा मारिया के कमरे से था, जो हवा से थोड़ा सा और खुला था। उसने मुड़ के देखा तो मारिया के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। तेजी के साथ चलता हुआ मारिया के कमरे की तरफ गया। दरवाजे को बाहर से उसने नॉक किया, मारिया मारिया। अंदर से जब कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने दरवाज़ा मुकम्मल खोल दिया और अंदर देखा तो अंदर मारिया मौजूद नहीं थी। अभी तक उसके दिमाग में चल रहा था वो मेरे पीछे तेजी से कौन गुजरा था, ये क्या हुआ है। अभी तक उसको डर इतना नहीं लगा था, समझ चुका था पुरानी हवेली है, पुरानी एक रेस्ट हाउस है, तो उसके अंदर तमाम फर्नीचर भी पुराना है, बेड भी पुराने हैं, मट्टी से भरे हुए हैं। एक बूढ़ा बुजुर्ग चौकीदार है, वो रोज़ कैसे सफाइयाँ कर सकता है जब यहाँ पे किसी ने आना ही नहीं है। तो बूढ़े ने क्या सफाइयाँ करनी, इसलिए सारा मंजर इस तरह का नज़र आ रहा है खौफनाक। असल में खौफनाक है नहीं, लेकिन जब पीछे कोई तेज़ी से गुजरा था तो उस पर वो ज़रूर हैरान भी हो चुका था और खौफजदा भी हो चुका था कि ये क्या माजरा है। और जब उसको कमरे के अंदर मारिया भी नज़र ना आई तो उसी लम्हे वो परेशान हो गया कि मारिया कहाँ गई है। अभी ऊपर खड़ा वो ये सोच ही रहा था कि उसको सीढ़ियों के नीचे से किसी काम करने की, ठक ठक करने की आवाज़ सुनाई दी।
वो चलता हुआ सीढ़ियों के करीब गया तो उसने कान से सुनने की कोशिश की, गौर किया कानों से, आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो आवाज़ किचन से आ रही थी। ये वही रास्ता था जो किचन के सामने से सीढ़ियां गुजरती थीं। जब वो ऊपर सीढ़ियों की तरफ चढ़ रहे थे तो लेफ्ट साइड पे किचन था और राइट पे सीढ़ियां थीं, और उन सीढ़ियों के बिल्कुल एंड पे ही वो कमरा था जिसमें वो बूढ़ा चला गया था। हाथ में मोमबत्ती पकड़े वो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था कि वो जो हवा के झोंके आते थे उसकी कैंडल्स को बुझा न दें, तो वो उसको हाथ से इस तरह हवा से बुझने से बचाते बचाते वो सीढ़ियां उतरते उतरते नीचे पहुंच गया। उसने किचन में झांक के देखा तो वही पुराने स्टाइल का किचन, उसमें बर्तन भी उसी तरह पुराने मौजूद थे जो मिट्टी से भरे हुए थे, जैसे कोई यहाँ पे इस्तेमाल इन बर्तनों को ना करता हो। अभी वो उस किचन के बाहर खड़े होकर किचन को देख ही रहा था कि इस रेस्ट हाउस का जो मेन दरवाज़ा था, बड़ा सा, जो इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने के लिए एक ऊंचा सा बड़ा सा दरवाज़ा था, वो बाहर से कोई नॉक कर रहा था। उसको हैरत सी हुई, अभी किचन में से आवाज़ आ रही थी और अभी कोई दरवाज़ा बाहर से नॉक कर रहा है। ये क्या माजरा है? कोई इतनी जल्दी बाहर कैसे चला गया? वो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते उस दरवाजे की तरफ गया और उस दरवाजे को उसने खोल दिया। जैसे ही उसने उस दरवाजे को खोला कि बाहर जो नॉक करने वाला था, अब जब वो दरवाजे के करीब जा रहा था तो जो भी बाहर था वो मुसलसल नॉक किए जा रहा था, और जैसे ही उसने उस दरवाजे को खोला तो बाहर बिल्कुल खामोशी छा गई। जैसे किसी ने बाहर से दरवाजे को खटखटाया ही ना हो। अभी भी बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। वो बिजली ही मंजर को क्लियर करती अपनी रोशनी को फैला के, और उसके साथ बादलों के अंदर से खौफनाक आवाज़ भी आती। जब बिजली कहीं पे चमकती है तो एक कैसी आवाज़ पैदा होती है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुसलसल वो आवाज़ उनके कान सुनते और रोशनी फैल जाती थी। कितना भयानक मंजर था वो। जब उसको अंदाज़ा हो गया कि बाहर दरवाज़ा किसी ने नहीं खटखटाया, मेरा वहम भी नहीं है, तो उसके पूरे जिस्म के अंदर एक झुरझुरी सी आ गई। वो खौफ की झुरझुरी सी, वो वहम नहीं था। किसी शैडो का इस तेज़ी से पीछे से गुजर जाना और फिर किचन में से आवाज़ आना। किचन में कोई भी नहीं है, दरवाज़ा कोई बाहर तेज़ी के साथ खटखटाई जा रहा है, और जब जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो खटखटाने वाला इतनी तेज़ी से कैसे दूर जा सकता है? छुपने की भी कोई जगह नहीं थी। उसने दरवाज़ा वापस बंद किया और एक बात को समझ गया, मामला कुछ बहुत ही अजीबो गरीब सा है। वो वापस मुड़ा अपने कमरे की तरफ जाने के लिए। जैसे ही सीढ़ियों के करीब पहुंचा तो पीछे से उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। और जैसे ही किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा तो उसको झटका सा लगा। उसके मुंह से चीख नहीं निकली, लेकिन वो डर गया था, वो शदीद डर गया था। वो हाथ इतनी अचानक उसके कंधे पे आया था और ऐसा हाथ था कि उसको झटका सा लग गया, और उसने मुड़ के देखा तो पीछे मारिया खड़ी थी। मारिया खुद इतनी डरी और सहमी हुई थी, वो उस झटके को भी नहीं देख सकी थी जो उसने हाथ रखा था उसके कंधे पे। और हाथ रखने की वजह से जिस तरह शिराज खौफजदा हुआ था, डर गया था, आम दिनों की बात होती तो उसकी हंसी ही ना रुकती और वो हंसते हंसते लौटपाट हो जाती, गिर जाती हंसते हंसते कि इतना डरपोक, इतने ज़्यादा तुम गिर गए। लेकिन उस वक्त उसकी अपनी हालत इतनी खौफनाक थी, उसको होश नहीं था कि वो कैसा डरा है, और वो थोड़ा सा शर्मिंदा सा हुआ मारिया को देख के कि अभी मेरा मजाक उड़ाएगी कि तुम इस तरह डर गए हो। तभी उसने देखा कि मारिया को तो होश ही नहीं है, उसने मेरा डरना तो देखा ही नहीं है, वो खुद ऐसी घबराई हुई है। तो अपनी उस शर्मिंदगी को जो वो समझने लगा कि अभी मेरा मजाक उड़ेगा, सिचुएशन को समझते हुए उसने मारिया से कहा, मारिया क्या हुआ है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? शिराज, हम बहुत बुरी मुसीबत पे फंस गए हैं, यहाँ बहुत गड़बड़ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। उधर रमीज भी उन दोनों की तरह अपने कमरे में दाखिल हुआ था। उसी तरह वो बिस्तर पे जाके लेट गया।
उसको एक आदत थी, वो जब भी सोता था, कमीज़ पहनी हो या उसने शर्ट, वो उतार के सोता था, नीचे उसने बुनियान पहनी होती थी। और आज भी उसने अपनी गीली शर्ट उतार के लटका दी और बुनियान जिस्म पे रहने दी। उसने अलमारी खोल के टॉवल या कोई कपड़ा नहीं लिया और बिस्तर पे जाके लेट गया। वो भी उसी तरह बेचैनी में लेटा हुआ था। उसका अपना बिस्तर तो था नहीं कि उसको नींद आ जाती, वो भी करवटें ही बदल रहा था। वहीं पे उसको एहसास हुआ कि मुझे उठ के खिड़की बंद कर देनी चाहिए, उससे हवा आ रही है, ठंडक सी आ रही है, खिड़की बंद करने से होगा शायद ठंड कम हो जाए। वो उठा, चलता हुआ खिड़की के पास गया। जैसे ही उसने अपना हाथ खिड़की की तरफ बढ़ाया तो उसको उसी लम्हे नजर आया कि बाहर जैसे जैसे उसका हाथ खिड़की की तरफ जा रहा था, बाहर से भी उसी तरह का एक काला स्याह, जिसके तकरीबन आधे आधे इंच से एक एक इंच के नाखून थे, और वो उसी तरह ही जिस तरह उसका हाथ आगे की तरफ जा रहा था, बाहर खिड़की से बाहर वो ऊपर वाली फ्लोर पे थे, और उसी तरह एक हाथ अंदर की तरफ आ रहा था। वो एकदम से डरा और पीछे हट गया, और उसी वक्त बिजली चमकी और रोशनी फैल गई, और उसकी आंखों ने देखा सामने कुछ भी नहीं था। शायद मैं डर गया हूं। वो अपने आप से मुखातिब हुआ, मैं डर गया हूं, मैं खौफजदा हूं, मुझे खौफजदा नहीं होना, मैं क्यों डर रहा हूं? ऐसा कोई हाथ नहीं था, लाइट में मैंने देख लिया, तो मैं ऐसा क्यों डर रहा हूं? तो अपने आप को दिलासा देना शुरू हो गया। इस दफ़ा जब उसके हाथ फिर से खिड़की की तरफ बढ़ रहे थे, दिल की धड़कन तेज थी कि शायद फिर से कोई हाथ इस तरह आगे बढ़े। तो इस दफ़ा हाथ आगे कोई भी नहीं बढ़ा, सिवाय इस बात के कि पहले उसके हाथ तेज़ी से आगे की तरफ गए थे। इस दफ़ा डरते डरते वो हाथ आगे कर रहा था कि फिर पहले की तरह मेरा या वहम था या सचमुच के कोई हाथ थे, हाथ ना आ जाएं। उसने खिड़की को पकड़ा, अभी वो खिड़की को बंद ही करने लगा था कि बारिश की एक मोटी सी बूंद उसकी बाजू के ऊपर आके गिरी। रोशनी पड़ी उसी तरह बिजली की, और उसने बाजू पे देखा तो कोई बारिश का कतरा नहीं, वो एक बहुत मोटी खून की बूंद थी। या अल्लाह, खैर ये खून की बूंद ये कहां से, बाहर कहां से? उसने जल्दी से हाथ मार के जल्दी से बाजू को इस तरह साफ किया, और जल्दी से उसने उसी लम्हे अपने हाथ बाहर किए, खिड़की को पकड़ा और जल्दी से उसने अंदर की तरफ खींच के बंद कर दिया। तेजी से मुड़ा और आके वो अपने बिस्तर पे लेट गया, और उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, ये खून की बूंद कहां से आई? हाँ, वो वहम नहीं था, वो खून की बूंद थी। इसका मतलब वो हाथ भी वहम नहीं थे, मैंने सचमुच में कुछ देखा है। अभी वो इन बातों को सोच ही रहा था कि उसकी निगाह अपनी बुनियान पे पड़ी, तो उसने देखा कि उसकी बुनियान बिल्कुल लाल हो चुकी है। वो जो कतरा उसके बाजू पे आया था लाल कलर का, उसी तरह की बेइंतहा बड़े बड़े कतरे खून के उसकी बुनियान पे पड़े हुए थे। उसकी बुनियान बिल्कुल लाल हो गई थी उस कलर से, और वो जल्दी जल्दी अपनी बुनियान को देखने लगा जो भर चुकी थी पूरी की पूरी। या खुदा, ये क्या हो गया, ये कहां से हो गया? उधर रूबी अपने कमरे में लेटी हुई थी। उसको अंदर से ही कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। वो एकदम से उठ के बैठ गई और इर्द गिर्द देखना शुरू हो गई कि ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने लेफ़्ट राइट इधर उधर हर जगह से देखा तो उसको मुसलसल रोने की आवाज़ आ रही थी, और उसको अंदाज़ा हुआ कि आवाज़ एक सिमत से नहीं आ रही, चारों तरफ से आ रही है। वहीं पे ही उसने सामने देखा, बिल्कुल उसकी उस वक्त निगाह पड़ी जिस वक्त वो चारों तरफ देख रही थी, तो उसी वक्त उसकी निगाह पड़ी, सामने एक काला स्याह बच्चा था जो बिल्कुल मुंह दीवार के कोने की तरफ खड़ा हुआ था, और जहाँ पे दीवार का कमरों का कोना होता है तो उसका मुंह कोने की तरफ था, और उसने हाथ इस तरह मुंह पे रखा हुआ था और वो खड़ा रो रहा था। एकदम से उसको झटका लगा कि ये बच्चा किसका है और इस वक्त यहाँ पे खड़ा क्यों रो रहा है।
उसके अंदर खौफ भी था, वो डर भी रही थी, शदीद उसके अंदर खौफ था, लेकिन वो एक केयर करने वाली लड़की थी, ख्याल करने वाली लड़की थी। एकदम से उसके अंदर एहसास हुआ कि कहीं ये बच्चा यहाँ कोई और रहता है, उसका बच्चा है और रात के इस पहर खड़ा रो रहा है। वो एकदम से उठी और उस बच्चे के करीब जाने लगी कि मैं इससे पूछ लगूं, कौन हो तुम बच्चे, कौन हो तुम? जब उसने दूसरी दफा उससे पूछा, बच्चे कौन हो तुम, तो उसी लम्हे वो बच्चा उस जगह से मुड़ा, और जैसे ही मुड़ा तो उसके जिस्म से, रूबी के जिस्म से जान निकल गई। जो कदो कामत से बच्चा नजर आ रहा था वो बच्चा नहीं, साइज में बिल्कुल पीछे से बच्चा था। और जब वो मुड़ा तो वो बिल्कुल एक बूढ़ा इंसान था, इतना बूढ़ा कि उसकी शक्ल इतनी लटकी हुई थी, उसके चेहरे पे इतनी झुर्रियां थीं, इतनी भयानक उसकी शक्ल थी, इतनी खौफनाक उसकी शक्ल थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, इतनी लाल कि उसकी आंखें देख के ही उसकी जान निकल गई। झुर्रियों से भरा हुआ उसका काला स्याह चेहरा लगता था जैसे कोई बोना हो, और खौफनाक भयानक अजीब सा उसका चेहरा, उसका अजीब सा मुंह, लाल सी आंखें, बड़े बड़े से कान। वो कतन कोई इंसान नहीं था। वो एक सेकंड में समझ गई, क्योंकि वो जो रो रहा था, जैसे ही वो मुड़ा रूबी के कहने पे, तो उसी लम्हे वो मुस्कुराना शुरू हो गया। और वो जैसे ही मुस्कुराया, उसका मुंह खुला तो उसके दांत जो रूबी को नजर आए वो किसी भी इंसान के दांत नहीं थे, ये किसी अजीबुल खलकत मखलूक के दांत थे, इंसानों के दांत नहीं थे। वो एकदम से घबराई, फौरन दरवाजे की तरफ भागी। वो जो पीछे खड़ा रो रहा था कोने की तरफ मुंह करके, अब वो कह के लगा रहा था। रूबी दरवाज़ा तेज़ी से खोल के भागी, और इस अंदाज में भागी के सामने सीढ़ी मौजूद थी, और उसका पांव स्लिप हुआ और उस सीढ़ी से गिरती 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 नीचे जाके गिरी। मारिया और शेराज जो अब नीचे मौजूद थे, जो अब फिक्रा बोला था मारिया ने शेराज को कि शेराज, इस घर में बहुत गड़बड़ है, निकलो यहाँ से, हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे, इस घर में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। तो उसी लम्हे उन्होंने देखा कोई ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, किसी ने जल्दी से जैसे दरवाज़ा खोला हो, और उसके बाद भागने की आवाज़ आई, और उसके बाद गिरने की आवाज़ आई। और उन्होंने कहा, देखा गिरते 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 कोई उनके पाँव के पास आके गिरा है, और उन्होंने देखा वो कोई और नहीं, रूबी है जो उनके पाँव के करीब गिर चुकी है। वो दोनों जल्दी से लपके रूबी की तरफ और रूबी को पकड़ के उठाया। वो होशो हवास में नहीं थी, वो इतनी खौफजदा थी, वो इतनी सहमी हुई थी कि वो कांप रही थी, उससे बोला नहीं जा रहा था। उसकी आंखें इस अंदाज में खुली हुई थी कि उन दोनों को देख के भी वो खौफजदा हो ही जा रही थी। रूबी शेराज और मारिया दोनों को देख रही थी, लेकिन उसके अंदर इतना खौफ था, लगता था अभी भी वो किसी जिन को देख रही हो। वो दोनों मुसलसल उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। उसकी खुली आंखों को देख के समझ गए थे ये बहुत ज़्यादा डरी सहमी हुई है, इसका दिमाग अपनी जगह पे नहीं है, इसको थपकना चाहिए। वो उसके गालों को थपक रहे थे, उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। रूबी होश में आओ, रूबी होश में आओ। और थोड़ी सी कोशिश इसी तरह की थपथपाने के बाद करते 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 आखिर रूबी ने चीख मारी, और इस अंदाज में चीख मारी जैसे वो होश में आ गई हो। होश करो रूबी, होश करो। और रूबी उन दोनों को इस तरह देखने लग गई जैसे अब उसकी आंखों में पहचान सी आ गई हो, वो शिराज को और मारिया को पहचान गई हो। तो रूबी की अब हकलाती हुई एक आवाज आई, वो कमरे में, कमरे में, वो कमरे में, हाँ 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 हमें पता है, क्या कमरे में, क्या कमरे में। और उसने जल्दी से बताया कि कमरे में इस तरह आवाज़ आ रही थी, और कमरे में इस तरह कोई बच्चा खड़ा था। जब मुड़ा तो वो भयानक कोई बोना था, कोई इंसान नहीं था। और उसी लम्हे मारिया ने कहा, मैं भी तुम्हें यही बताने आई थी शिराज। ऊपर जब मैं निकली कमरे से तो मुझे किसी के चीखने की आवाज़ आई थी। जब मैंने गौर किया तो वो रूबी की आवाज़ थी। फिर मेरे दरवाजे को खटखटाया गया, और जल्दी से जब मैं दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर आई तो बाहर कोई भी नहीं था। मैं समझी शायद रूबी ने खटखटाया हो। मैं रूबी के कमरे की तरफ गई तो उसका दरवाज़ा गायब था, फिर अगला भी गायब, फिर उससे अगला भी गायब हो गया था।
उसके बाद सीढ़ियाँ भी गायब हो गई थी और मैं भटकती रही। एक हाल नुमा कमरा था जिसके अंदर ढूंढती रही, भटकती रही, कभी कभी इधर, कभी उस कोने में, कभी उस कोने में, कभी उस कोने में, और फिर पता नहीं कैसे मुझे एक कोने के अंदर सीढ़ियाँ नजर आई। इस जगह पे मैं कई दफ़ा आई थी लेकिन मुझे सीढ़ियाँ नहीं मिली थी, लेकिन 5वें 6ठे दफ़ा जब मैंने चक्कर लगाया तो मुझे सीढ़ियाँ नजर आई। बस मैंने जल्दी से नीचे भागने की कोशिश की और जब मैं नीचे आई तो मैंने तुम्हें देखा और तुम्हारे कंधे पे हाथ रख दिया। उसके बाद तुम्हें पता है। शिराज ने कहा, बस अब हम यहाँ पे नहीं रुकना, चलो ऊपर। रमीज को उठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। वो तीनों एक दूसरे का सहारा बन के, एक दूसरे को सहारा दे के, क्योंकि अब वो इतने खौफजदा थे कि मारिया और रूबी एक दूसरे से खौफ के मारे चिपकी हुई थी। शिराज आगे आगे था और उसका एक जो बाजू था वो पीछे से उन दोनों ने इस तरह पकड़ा हुआ था कि बाजू के पकड़ने से जैसे उनको हौसला मिल रहा हो, बाजू के पकड़ने से जैसे हिम्मत सी बंध गई हो, हाँ हमारे साथ कोई मर्द भी है। चलते चलते, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जब वो ऊपर पहुंचे तो उसी लम्हे शिराज को महसूस हुआ उसके पाँव, जिस जगह पे उसने पाँव रखा है, उसने जूती नहीं पहनी थी, नंगे पाँव था, तो उसको लगा उसका पाँव अजीब सी चिपचिपाहट सी हो रही है, चिप चिप सी हो रही है उसके पाँव के नीचे, क्योंकि वो नंगे पाँव था। तो उसने हाथ में पकड़ी हुई मोमबत्ती पाँव के करीब की तो ये देख के उसके औसान खता हो गए। अब वो भी उन लड़कियों की तरह थर थर कांपना शुरू हो गया, क्योंकि उसके पाँव नीचे खून से भर गए थे। जिस जगह पे चिपचिपाहट थी तो दोनों उसके पाँव खून के ऊपर रखे हुए थे। उसी वक्त रूबी की चीख सुनाई दी। उसने सामने खुले हुए दरवाजे से अंदर मौजूद रमीज़ को देख लिया था, जिसकी गर्दन कट के एक साइड पे रखी हुई थी और बिस्तर पे धड़ एक साइड पे पड़ा हुआ था और मोमबत्ती बिल्कुल पास जल रही थी। सामने दरवाज़ा था, रूबी ने खुले दरवाजे से देख लिया था कि उसकी गर्दन एक साइड पे रखी हुई है और उसका धड़ एक साइड से, और वहीं से खून है जो बहता बहता इस जगह तक आ गया है जहाँ पे शिराज ने पाँव रखा। तो उसको महसूस हो गया कि उसका पाँव किस चीज़ पे है, और उसने जब पाँव उठा के देखा तो उसके नीचे क्या था। जब शिराज और मारिया ने उस चीख को सुना जो राबिया ने मारी थी, तो उन्होंने भी उस तरफ देखा जिस तरफ देख के वो कांप रही थी, मुसलसल चीखें मार रही थी। उन दोनों ने भी जब उस गेट के अंदर से उस मंजर को देखा जो बिस्तर पे क्लियर नजर आ रहा था, रमीज की गर्दन एक साइड पे पड़ी थी और धड़ एक साइड पे, और नदियां बह के उनके पांव तक आ गई थी। ये ऐसा लम्हा था कि उसके बाद वो एक सेकंड को भी वहीं नहीं रुक सकते थे। जो पहले रूबी चीखें मार रही थी, अब मारिया ने भी चीखें मारना शुरू कर दी, और वहीं पे शिराज ने दोनों को पकड़ा, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा डर चुका था। यहीं पे खड़ा रहता तो शायद वो भी चीखें मारता, बेहोश हो जाता। उसने दोनों को पकड़ा और कहा, निकलो, भागो यहाँ से। और वो दोनों जो अभी तक चीखें मार रही थी, क्योंकि अब रमीज़ तो इस दुनिया में था नहीं, जो उसका हाल कर दिया गया था, बेहतर था अपनी जान को अब बचाना। रमीज़ के करीब जाने से क्या वो जाग तो सकता नहीं था, ज़िंदगी में वापस आ तो सकता नहीं था। बेहतर यही था वो तीनों अपनी जान बचा के भागें। वो उन दोनों को तकरीबन घसीटता हुआ, क्योंकि वो अपने होशो हवास में नहीं थी, वो उनको घसीटता हुआ सीढ़ी के नीचे उतरा और उनको लेके उस गेट की तरफ गया जो गेट बंद था। जल्दी से उसने उस गेट को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो इतना खुद घबराया हुआ था, जिस अंदाज में उस लॉक को खोलना चाहिए था, पुराने स्टाइल का था, वो उसको उल्टे तरीके से खोल रहा था। और वो दोनों और डर रही थी कि लो, दरवाज़ा भी बंद हो गया, अब तो हम बाहर ही नहीं जा सकते। और जब काफ़ी ज़ोर वो लगा चुका तो उसको अंदाज़ा हुआ वो खौफज़दा इतना है, इतना डरा हुआ है कि गलत सिमत में उस हैंडल को खोल रहा है। और उसने हैंडल को जब सही सिमत में खोला तो वो दरवाज़ा खुल गया और वो उन दोनों को लेके जल्दी से बाहर निकला। अब उन दोनों की चीखें थोड़ी कम हो गई थीं, लेकिन अभी भी खौफ की वजह से सिसकियां उनके मुंह से हल्की हल्की चीखें निकल रही थीं। बड़े गेट से बाहर निकलते ही तेज़ी से वो उस लोहे के बड़े गेट की तरफ बढ़ने लगे जिससे वो अंदर दाखिल हुए थे। और उसी वक्त बिजली चमकी और वो पूरा बाहर का लॉन रोशन हो गया। इस दफ़ा उन्होंने गौर से देखा, उनके लेफ़्ट साइड के ऊपर एक बहुत बड़ा फुआरा लगा हुआ था।
जो किसी दौर में चलता होगा, लेकिन वो इतना बड़ा था जो उनने आते हुए नोट नहीं किया था। और दोनों तरफ घास ही घास था, ग्रीनरी थी, ग्रासी प्लाट था। जिस रास्ते से वो जा रहे थे तेज़ी से चलते हुए, वो एक ऐसा रास्ता बनाया गया था जिसके लेफ़्ट और राइट छोटे छोटे बड़े बड़े फूलों के गमले रखे हुए थे। आते हुए तो उन्होंने इन चीज़ों को बिल्कुल नोट नहीं किया था, ये समझ के कि एक रेस्ट हाउस है, लोग आते होंगे रहते होंगे, पुराना बना हुआ है तो बिल्डिंग पुरानी है, लेकिन उसको सजाया, उसके फूल बूटे ये सब सही, माली है, ये चौकीदार है, रखे होंगे। अब वो परेशान थे जो अंदर पोजीशन थी, तो इनको कौन देखने वाला था। ये जो रास्ते बनाए हुए थे वो उस रास्ते से चलते हुए अभी दरमियान में ही पहुंचे थे कि पीछे से आवाज आई, रुको रुको, मुझे तो लेते जाओ। वो तीनों अपनी जगह पे साकत हो गए। मुड़ के देखने की हिम्मत तीनों में नहीं थी, क्योंकि शिराज दरमियान में था, एक साइड पे मारिया और एक साइड पे रूबी थी, जिसको उसने सहारा दिया हुआ पकड़ा हुआ था। और एक पीछे से आवाज आई थी जो तीनों ने सुनी थी, ये रमीज की आवाज थी, उसी रमीज की जो ऊपर कटा हुआ पड़ा था, जिसके दो हिस्से, दो टुकड़े पड़े थे। शिराज एकदम मुड़ा और उसी वक्त दोनों लड़कियां भी उसके साथ मुड़ी और ये देख के हैरान रह गईं। शिराज बिल्कुल उस दरवाजे से निकल के उनके सामने आके खड़ा हुआ था। रमीज उनके सामने आके खड़ा हुआ था और उनसे कह रहा था, रुको, मुझे तो साथ लेते जाओ। शिराज के मुंह से निकला, कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? रमीज बोला, मैं हूं रमीज। तो साथ ही मारिया बोली, तुम तो मर चुके हो, मर चुके हो। रूबी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू की, हाँ हमने देखा है तुम्हें, तुम मर चुके हो। शिराज, निकलो यहां से, निकलो यहां से, ये रमीज नहीं है, ये उसका भूत है, ये कोई और है, निकलो यहां से। तो उसी वक्त शिराज ने कहा, निकलो, मैं नहीं तो तुम्हें मैं मार दूंगा, निकलो यहां से। और उसी लम्हे उसने नीचे पड़ा हुआ जो छोटा सा एक गमला था, एक छोटा सा गमला उठाया जो झाड़ियों वाला था, कांटों वाला था। उस वक्त उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने वो उठाया और उठा के जोर से उसकी तरफ फेंका, जो उसके बाजू पे जाके लगा। और जैसे ही उसके बाजू पे लगा तो उसके बाजू पे जो कांटे लगे हुए थे, चोट भी लगी और खराशों की वजह से बाकायदा खून सा निकलने लगा। उसके मुंह से एक चीख से निकली, क्यों मार रहे हो मुझे, क्या हो गया, वो पागल हो गए हो। और उसका बाकायदा खून भी निकलना शुरू हो गया, जिससे वो तीनों भी चौंक गए कि इसका तो बाकायदा खून भी निकल रहा है। और उसने उस जगह को पकड़ लिया, क्यों मार रहे हो मुझे, क्या हुआ है? तो शिराज बोला, हमने तुम्हें अंदर देखा है, तुम तो अंदर इस तरह थे, तुम कैसे जिंदा हो गए हो? मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं कब मरा था, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारा दिमाग खराब है, क्यों इस तरह कर रहे हो? मैं जिंदा हूं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे हाथ लगा के देखो। और वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। वो तीनों डर के आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे थे। जब वो बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसने अपना हाथ शिराज को टच किया, तो उसी लम्हे शिराज को महसूस हुआ वो बिल्कुल एक इंसानी हाथ है, उसके अंदर गरमाइश उसी तरह एक इंसानी हाथ की है। तो उसका डर थोड़ा सा ख़त्म हुआ। उसने जल्दी से दोनों हाथ उसके हाथों को पकड़ लिया। रमीज़ के दोनों हाथों को शिराज ने पकड़ लिया कि कहीं अगर कुछ और भी है तो हमला ना करे। तो तब उस रमीज़ दोबारा से बोला, यार मुझे पहले ही तुमने ज़ख्मी कर दिया गमला मार के, निकलो यहाँ से, जान बचाएं, और उल्टा तो मेरे हाथों को पकड़ रहे हो। साथ खड़ी दोनों लड़कियां भी उसको हाथ लगा के इस तरह अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी कि वाकई ये रमीज़ ही है या उसका कोई भूत। जब उनको भी अंदाज़ा हो गया नहीं ये रमीज़ ही है, तो शिराज ने कहा, निकलो यहाँ से। तो रमीज़ भी यही कह रहा था, जितनी जल्दी हो सके निकलो यहाँ से। वो चारों इकट्ठे हुए और उस मेन गेट की तरफ जाना शुरू हो गए जो बाहर का रास्ता था। तो वहीं पे पीछे से एक और आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो तुम चारों, रुको तो सही। अब इस दफ़ा ये यकीनन उन चारों को अंदाज़ा था कि हम चारों में से किसी की आवाज़ नहीं है, ना ही उस बूढ़े की आवाज़ है,
ये आवाज़ हो ना हो उसी बदरू, उसी भूत, उसी जिन, उसी चुड़ैल, उसी आत्मा की है, उसी हैवान की है जो उस पूरे घर में मौजूद है, जिसको वो चारों अपने अपने तरीके से महसूस कर रहे थे। सबके साथ अपनी अपनी कहानी थी। वो तीनों एक दूसरे की कहानी को तो जान गए थे, लेकिन रमीज़ के साथ क्या हुआ था अभी तक वो नहीं जान पाए थे। उन्होंने चारों ने मुड़ के देखा तो पीछे एक ब्लैक कलर का हेयोला सा था, और वो काला साया इतना बड़ा था कि वो नीचे से लेके ऊपर तक यूं देखते थे तो उसका कद, जितनी बड़ा वो रेस्ट हाउस था उतना ऊंचा उसका कद था, और वो काला स्याह था। वो तकरीबन 2 इंसानों जितना मोटा था, लेकिन कद उसका बहुत ऊंचा था। उसकी कोई शक्ल नहीं थी, कोई उसका सर नहीं था, कोई उसका बाजू नहीं थे, कोई उसकी टांगें नहीं थी, बस एक काला स्याह साया था जो ऊपर इस तरह जा रहा था, और वो उनसे मुखातिब था। एक चीज थी जो उस काले स्याह साये की नजर आ रही थी, ऊपर सर के करीब, सर तो नहीं था, गोल सा जो शैडो सा था, वहीं पे उसकी आंखें थीं जो बिल्कुल वाइट सी चमकती थी। ऐसा लगता था ये जो वाइट ऐसे बंद होती थी तो अंधेरा हो जाता था, और वो खुलती थी तो वाइट सा कुछ अजीब सी रोशनी नजर आती थी। ऐसे ही रोशनी जैसे किसी ने टॉर्च जलाई हो, ऐसी रोशनी जो बाहर फैल रही होती है जैसे टॉर्च की रोशनी होती है, इसी तरह की उसकी आंखों से रोशनियां निकल रही थी उस साये के अंदर से। तो इसकी बार रमीज बोला, उसकी आवाज में भी खौफ था, कपकपाहट थी, कौन हो तुम? तो वो शैडो बोला, तुम चारों की मौत। आज रात तो तुम आए ही इस घर में इसलिए हो कि तुम चारों की मौत तुम्हें यहां बुला के ले आई है। तुम कैसे सोच सकते हो तुम यहां से जिंदा वापस जाओगे? साथ ही उसने कहका लगाना शुरू कर दिया। वो इतना भयानक कहका था, वो इतना खौफनाक अंदाज में हंस रहा था कि दोनों लड़कियों ने अपने कानों के ऊपर हाथ रख लिया। उसका आवाज़ इतनी भदी और बुरी और अजीब खौफनाक थी कि वो सुन नहीं पा रही थी, कि वहीं पे उनकी कपकपाहट, वहीं पे उनका खौफ। एक लम्हा ऐसा आया, उनको लगा कि अब वो बेहोश हो जाएंगी, अब उनके बस में बिल्कुल नहीं रहा था। अब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी, आंखों के आगे अंधेरा सा आने लगा था। इतने वाक़यात इस रात में हो चुके थे कि अब वो जो भी था शैडो की सूरत में कह रहा था, तुम्हारी मौत, तुम यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जा सकते। तो वहीं पे ही रूबी ने पहले दिल में पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता ऊंचा पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको यकीन हो चला था कि अब इस जगह से ज़िंदा वापस जाना मुश्किल है। तो जब इंसान को मौत नज़र आती है तो वो कलमा पढ़ना शुरू कर देता है। तो रूबी ऊंचा ऊंचा कलमा पढ़ना शुरू हो गई, और वो आवाज़ शिराज ने भी सुनी, रमीज़ ने भी सुनी। और वहीं पर जब मारिया ने रूबी को कलमा पढ़ते हुए सुना तो उसी वक्त उसके मुँह से खुद ब खुद आयतुल कुर्सी निकलना शुरू हो गई। उसके मुंह से खुद ब खुद आवाज़, अल्फाज जो निकल रहे थे वो आयतुल कुर्सी के थे। उसको नहीं पता कैसे उसके मुंह से विर्द जारी हो गया आयतुल कुर्सी का। और जैसे ही उसके मुंह से आयतुल कुर्सी का विर्द जारी हुआ, जो वो कहके ऊंचे ऊंचे लगा रहा था, जिसके कहकों की वजह से कान फट से रहे थे, इतनी बुरी आवाज़ थी। वो जो मारिया रूबी ने दोनों हाथ कानों पे रखे हुए थे, जैसे ही मारिया ने, अभी भी मारिया के हाथ और रूबी के हाथ कानों पे ही थे, और मारिया ने अपने दोनों हाथ इसी तरह कानों पे रखे ही जैसे आयतुल कुर्सी पढ़ी, तो उसको लगा अब उसको चीखें आना बंद हो गई हैं। उसको लगा शायद आयतुल कुर्सी पढ़ने से वो जो भदी आवाज़ उसके कानों के पर्दों को फाड़ रही थी, वो बुरे कह के लग रहा था कि उसके कानों को चीर देंगे, फाड़ देंगे। शायद आयतुल कुर्सी पढ़ने से उसकी आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। उसने और तेज़ तेज़ आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी, लेकिन वो नहीं जानती थी वो उस आयतुल कुर्सी की वजह से सिर्फ उसके कानों के नहीं, किसी की कानों को भी आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि उसने कहके लगाने बंद कर दिए थे। उसकी आंखें खौफ की वजह से मारिया की बंद थी, और वो यही समझे जा रही थी शायद मेरे आयतुल कुर्सी पढ़ने से मेरे कानों में आवाज़ नहीं आ रही। वो अभी तक हंस रहा है, और मारिया भी इसी तरह ऊंचा ऊंचा कलमा पढ़ी जा रही थी। वो जो हंस रहा था, जब वो खामोश हुआ तो कुछ देर के बाद उसके मुंह से आवाज़ निकली, खामोश हो जाओ। और ये आवाज़ जैसे ही मारिया के कानों में आई तो वो समझ गई, और उसने आंखें खोली कि ये कौन धाड़ा है,
और उसने देखा तो वो दोबारा से वो शैडो बोल रहा था, खामोश हो जाओ, चुप करो। और वो इस तरह धाड़ रहा था कि वो समझ गई, जिनके अवसान ख़ता हुए थे, जिनके साथ ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ था, फौरी समझ गई कि मेरी आयतुल कुर्सी पढ़ने से इसको तकलीफ़ हो रही है। तो शिराज बोला, मारिया दोबारा पढ़ो। और मारिया ने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो सामने खड़ा शैडो धमकी देने पे उतर आया, मैं अभी तुम्हारे हाथ बढ़ा के गर्दन के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम्हारा सर और धड़ जिस तरह तुमने ऊपर देखा था उसी तरह ख़त्म कर दूंगा, चुप कर जाओ वरना मैं तुम्हें इस तरह सर और धड़ को मैं काट डालूंगा, हाथों से ऐसे अलग कर दूंगा। शिराज बोला, कुछ नहीं होगा तुम्हें मारिया, तुम पढ़ती रहो, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। शायद वो एलीट क्लास की ऐसी फैमिली थे कि उसको कलमा आता था और उसको आयतुल कुर्सी आती थी, बाकी उन दोनों लड़कों को नहीं आता था। इसलिए वो मारिया को कह रहे थे, तुम पढ़ती रहो, यही हमारे बचाव का रास्ता है। और मारिया समझ चुकी थी कि वो मुझे डरा रहा है। कुछ देर के लिए वो चुप ज़रूर हुई थी उसके खौफ की वजह से, लेकिन जब उसको शिराज ने कहा, हम इसी तरीके बच पाएंगे, इससे डरो मत, इससे इसको तकलीफ़ हो रही है, पढ़ो इसको। और मारिया ने फिर से जब पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर कुछ देर डराता रहा और शिराज मुसलसल कहता रहा, पढ़ती रहो, चुप मत होना, पढ़ती रहो, चुप मत होना। वो भी कुछ देर डराता रहा, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका डराना बंद हुआ और उन चारों ने वहीं पे देखा कि खामोशी सी छा गई है। मारिया जो पढ़ रही थी उसने अपनी आंखें खोली और इर्द गिर्द देखा तो कोई भी नहीं था। तो शिराज ने उसको इशारा किया, खामोश नहीं होना, पढ़ती रहो। तो फिर उसने पढ़ना शुरू कर दिया। चारों तरफ जब नज़र कुछ भी ना आया तो वो समझ गई वो जो धमकियां दे रहा था, डरा रहा था, वो इस पढ़ने की वजह से तकलीफ़ में आया है और चला गया है। वो जल्दी से चारों मुड़े उस दरवाजे की तरफ के बाहर निकले और मारिया उसी तरह आयतुल कुर्सी का विर्द करती जा रही थी, आयतुल कुर्सी पढ़ती जा रही थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गए। वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखना चाहते थे और उसी तरह चलते 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 उस रोड पे आ गए। थोड़ी ही देर आए थे, बारिश अभी तक उसी तरह हो रही थी, अभी तक अंधेरा था, लेकिन जिस अंधेरे घर से, जिस अंधेरे से वो निकल के आए थे, अब उनकी आंखें इतनी उस अंधेरे के अंदर आदी हो गई थी, उस खौफ, उस ज़िंदगी के खौफ, उस मौत के डर की वजह से वो बस चलते जा रहे थे, किसी तरीके वो गाड़ी तक पहुँच जाएँ। और बाकी रास्ता उनको वो चमकती थी, जब बिजली रोशनी फैलाती थी तो वो रास्ता दिखा देती थी। यहाँ तक कि उनको सामने अपनी गाड़ी जब नज़र आई तो वो भाग के गाड़ी में पहुँचे। शिराज ने जैसे ही गाड़ी को सलफ लगाया, गाड़ी पहले ही सलफ पे स्टार्ट हो गई। दरवाजे बंद करके वो अंदर बैठ चुके थे, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। लाइट्स ऑन किए उसने, फौरी तौर पे गाड़ी को रिवर्स किया और उसके बाद उसने कहा, मारिया बस अगर ज़िंदगी बचानी है तो ये बंद मत करना, तुम कुरान मजीद पढ़ती रहो, इसी में है हमारी ज़िंदगी है। अगर हमने पढ़ना बंद कर दिया तो वो हमारा पीछा करेगा, हम मारे जाएंगे, तुम कुरान मजीद पढ़ती रहो। शिराज अब ड्राइविंग कर रहा था और मारिया कुरान मजीद पढ़ रही थी और मारिया उसी तरह कलमा पढ़ी जा रही थी। रमीज़ उसके साथ आगे बैठा था। आते ही उन्होंने बस एक काम किया था कि ज़िंदगी बचानी है तो निकलो यहाँ से। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई थी तो वो एफएम भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन फौरी रमीज़ जो आगे बैठा हुआ था उसने जल्दी के साथ एफएम को बंद कर दिया। गाना चला, कोई आवाज़ आई, कुछ भी नहीं, शायद कोई म्यूज़िक ही चल रहा था। उसने फौरी तौर पे उसको बंद किया और गाड़ी तेज़ी के साथ वापसी का रास्ता तय करती रही। जब वो उस हदूद में दाखिल हुए, जब शहर की रोशनियां नज़र आनी शुरू हुई तो उनकी सांसों में सांसें आईं, उनके अवसान ख़ता जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हो गए और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी जो भगाते हुए आ रहे थे उस तेज़ बारिश के अंदर, मूसलाधार बारिश के अंदर खौफ की वजह से, अब जब वो अपने एरिए में दाखिल हुए तो शिराज ने 1 by 1 सबको उनके घर पर ड्रॉप किया और उसके बाद गाड़ी लेके अपने घर पहुँचा। 2-3 दिन तक वो चारों इस तरह बीमार पड़े हुए थे कि वालिदैन भी हैरान हो गए थे कि इनको क्या हुआ है। वो कुछ भी वालिदैन को ना बता सके तो वालिदैन ने सिर्फ यही अंदाज़ा लगाया कि मौसम बदल रहा है, सर्दियां शुरू होने वाली हैं। इन्होंने जैकेट्स भी नहीं पहनी हुई थी और ये मूसलाधार बारिश में भीगते रहे, इसलिए इनके गले ख़राब हुए, इनको टेम्परेचर हो गया है। उनका वालिदैन उसी तरह बुखार का इलाज करते रहे। जब वो बेहतर हो गए और उसके बाद बाहर निकले, फिर इकट्ठे हुए और उस खौफनाक मंजर को याद किया तो वो चारों कांप गए। फिर भी उन्होंने एक फ़ैसला किया कि हम दिन की रोशनी में दोबारा जाएंगे और उस जगह को देख के आएंगे, क्या हमारा वहम था
या वो कौन है बूढ़ा जिसने हमारे साथ ये हरकत की है, और वो कौन है जो हमें इस तरह लेके गया और ये सारा कुछ हुआ। इसके बावजूद दोनों लड़कियों ने जाने से इनकार कर दिया। तो शिराज और रमीज़ ने प्रोग्राम बनाया, हमें दिन की रोशनी में जाना चाहिए, हम पहले भी कई दफ़ा जा चुके हैं। और फिर एक दिन वो प्रोग्राम बना के दोनों दोस्त दिन की रोशनी में उसी जगह को ढूंढते ढूंढते वहाँ पे पहुँचे। तो वो काफ़ी इशारे तो उनको मिल गए जहाँ पे वो रुके थे और जहाँ पे उनकी गाड़ी बंद हुई थी, लेकिन उस जगह पे कोई भी पुरानी बिल्डिंग, कोई भी रेस्ट हाउस नहीं था, कोई भी इस तरह की। क्योंकि जब वो गाड़ी को साइड पे रोक के नीचे उतरे तो काफ़ी जगहों को उनको अंदाज़ा हो गया, यस हमने यहाँ पे गाड़ी रोकी थी, यस ये हुआ था, ये हुआ था, यहाँ पे ये है, अंदाज़ों से। तो वो काफ़ी दूर दूर तक ढूंढते रहे, वहाँ पे कोई भी बिल्डिंग नहीं थी। काफ़ी अरसा तक वो चारों दोस्त खामोश रहे, इस कहानी का किसी के साथ जिक्र भी नहीं किया। बहुत अरसे बाद एक दोस्त उसने बाकायदा इस कहानी को लिखा और ये छपी, और उन्होंने अपने चारों ने अपनी ज़िंदगी की वो यादगार रात, भयानक रात, वो खौफनाक रात की कहानी सुनाई जब उनके साथ ये बीता था। क्योंकि वो चारों दोस्त अब जिंदा थे, लेकिन ज़िंदगी की उस स्टेज में आ चुके थे जिसको बुढ़ापा कहते हैं। वो राज उनके सीनों में राज ही रहा था, लेकिन मरने से पहले वो इस राज को दुनिया को बताना चाहते थे, और उन्होंने उस कहानी को छाप दिया। और बाकी तीनों ने भी इस बात की गवाही दी कि हाँ हमारे साथ ये हुआ था। लेकिन उन्होंने अपने नाम चेंज कर लिए, अपने मकाम चेंज कर लिए, अपने घर, अपनी जगह वो सारी नहीं बताई, लेकिन कहानी जिस तरह उनके साथ हुई थी उन्होंने वो सारी की सारी बता दी और छपी। ये कहानी थी जी जो मुझे आज भेजी गई। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मैं जिस तरह कहता हूँ तो शहर से वापस आ जाए, बारिश रुक चुकी है, सब कुछ रुक गया, बादल भी चले गए हैं, मौसम ठीक हो गया, आप लोग भी ठीक हो जाएं। ये थी आज की कहानी। आपकी कोई और फरमाइश है तो मैं उसको भी पूरा करने को तैयार हूँ। कुछ भी फरमाइश हो मुझे बताइए, इंशाल्लाह मैं आपकी हर उस फरमाइश को पूरा करूँगा। सो आप भी अपनी कहानियाँ भेजिए। सिंपल जो एंड में बताता हूँ, हर दफ़ा इसलिए बताता हूँ जो नए लोग ज्वाइन करते हैं उनको भी पता हो तरीका क्या है अपनी कहानी भेजने का। सिंपल तरीका है जी, आप मेरे व्हाट्सएप पे कहानी भेज सकते हैं, लिख के भी भेज सकते हैं और वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हिंदी मुझे पढ़नी नहीं आती, उर्दू में लिख के भेज सकते हैं, इंग्लिश में लिख के भेज सकते हैं, रोमन में भी लिख के भेज सकते हैं, रोमन इंग्लिश जो लिखी जाती है। अगर वॉइस मैसेज आप मुझे भेजना चाहते हैं तो एक ही लंबा वॉइस मैसेज करें, छोटे छोटे वॉइस मैसेज ना करें, एक ही लंबा वॉइस मैसेज करके आप मुझे कहानी सेंड करें। कोई बात अगर भूल जाती है तो एंड में एक छोटा सा मैसेज दोबारा कर सकते हैं। आप लिख के भेजें या वॉइस मैसेज करें। एक बात का ख्याल रखिएगा, शुरू में अपना नाम, किरदार, सब कुछ रियल बता दें, और आगे आप बता दें कि ये रियल बताने हैं या मैं फ़र्ज़ी लिख दूं। ये शुरू में मुझे लाजमी बता दिया करें, अपना नाम, अपने शहर और मुल्क का नाम, और किरदार भी रियल बता के बताने हैं कि मैं फ़र्ज़ी रख लूँ। और अगर आप वॉइस मैसेज करेंगे तो उसको डिलीट तब तक नहीं करना जब तक मैं उसको प्रोग्राम में शामिल ना कर दूँ। तो आपने इसको सेंड करना है मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। पाकिस्तान से बाहर जो हैं वो पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे, +923136655500। रिपीट करता हूँ, +923136655500। और जो पाकिस्तान में डायरेक्ट नंबर मिलाएंगे 031366555500। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।